हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के, मेडिसिन के इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट के बारे में कि आखिर उस ड्रग में कौन कौन से इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट आपको मिलेंगे। केवल इतना ही नहीं, ये भी देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट का अपना काम करने का तरीका क्या है और ये सारे कॉन्स्टेंट आपस में मिलकर के कैसे आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपने ये मेडिसिन परचेस किया हुआ है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू फार्माकोलॉजी। आइए बात करते हैं आज के सीरीज में एक ऐसे सिरप का जो कि आपके बच्चों के लिए है। आपके बच्चों को कब दिया जाता है? जब आपके बच्चों को खांसी की प्रॉब्लम हो, नाक बंद हो रहा हो, एलर्जिक रिस्पांस देखने को मिल रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर आपके बच्चे को देखने के बाद ये दवाई और दवाई का डोज डिसाइड करते हैं। अब ये तीन चीजें मैंने कही कि आपके बच्चे का या तो खांसी हो रही होगी, सूखी खांसी बेसिकली, दूसरा या तो नाक में पूरा चोकिंग जैसा इफेक्ट हो रहा होगा, ब्लॉकिंग हो रहा होगा, या फिर एलर्जिक रिस्पांस देखने को मिल रहे होंगे। एलर्जिक रिस्पांस के कई सारे सिम्टम है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि नाक से हो सकता है कभी कभी पानी की तरह टप 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 टपकने लगे, जिसे रिनोरिया कहते हैं। आंख लाल होने लगे, आपके बच्चे के आसपास स्किन पे लालनेस दिखने लगे, खुजलाने लगे, थोड़े थोड़े दाने उगने लगे, तो ये सब एलर्जी के रिस्पांस हो सकते हैं। ये कुछ ही सिम्टम है, हमेशा यही सिम्टम होंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है, छींक भी आ सकती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है और इन सिम्टम को सप्रेस करने के लिए हमको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अगर थोड़ा बहुत है तो वो यूजुअली अपने आप सेल्फ गो हो जाता है, बट जब प्रॉब्लम बढ़ने लगे तो आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत ले ली चाहिए। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कई दवाइयों में से एक दवाई डॉक्टर ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, वह है आपका एस्थाकाइन DX, जो कि मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाया गया है। और इसका जो फ्लेवर है वह है आपका चेरी फ्लेवर और जूनियर के लिए है, तो इसमें लिखा हुआ पूरा नाम एस्थाकाइन DX जूनियर सिरप विद चेरी फ्लेवर। बच्चों को तो फ्लेवर चाहिए। देखिए, कप सिरप अक्सर अजीब टाइप के टेस्ट होते हैं। आप कभी कप सिरप पियोगे तो आपको खुद पसंद नहीं आता होगा, और ऐसे कप सिरप अगर बच्चों को देने लगे तो बच्चे तो उसके दूर भागेंगे, आगे के लिए भी दूर भागेंगे। तो उनको पसंद की चीजें देनी चाहिए। सिरप जिसमें कोई ना कोई फ्लेवर लगा हुआ तो वो आराम से उसको ले लेंगे और आपका काम भी आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रांड नेम। क्या इस ब्रांड नेम में कोई और कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं? क्या ब्रांड नेम से ही असर में दवाई काम करता है? ब्रांड नेम तो बस एक काम है, ब्रांड नेम तो बस एक नाम है, आखिर में काम इसके कॉन्स्टेंट का ही होता है। तो देखते हैं कौन कौन से कॉन्स्टेंट हैं। इसमें पहला है आपका डेक्स्ट्रोमेथाफ्रेन, दूसरा है आपका फिनाइलेफ्रिन, तीसरा है क्लोरफेनारामीन। देखो इसमें लिखा हुआ ना एस्थाकाइन DX, तो DX मतलब डेक्स्ट्रोमेथाफ्रेन इसमें ऐड हुआ है। कई सिरप ऐसे मिलेंगे जिसमें ये तीन कॉन्स्टेंट साथ में ना हो सकता है कोई दो हो, कोई एक हो, तो डिपेंड्स टाइप ऑफ सिरप या फिर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खांसी क्यों होती है। मैं पहले बात करता हूं कि प्रॉब्लम कैसे होती है, क्यों होती है, फिर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आखिर में सब कुछ समझ में आता है। सीधा ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये किन किन चीज़ों के लिए ठीक करने के लिए होता है? सूखी खांसी, नाक का बंद होना और एलर्जी के सिम्टम के लिए। तो सबसे पहले देखो सूखी खांसी होती कैसी है। जब कभी भी कोई भी टस्क हमारे बॉडी में जनरेट होता है, टस्क मतलब बोलो के प्रकार से ऐसे अजीब टाइप का जिसके बारे में हम ऐसा करते हैं, तो ये क्यों जनरेट होता है? कि कोई ना कोई चीज़ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट कर रही होगी, परेशान कर रही होगी, छेड़छाड़ कर रही होगी। तो वो जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है कि ब्रेन भैया यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जरा कुछ करो तो उसको ठीक करो। तो ब्रेन उस मैसेज को समझता है और ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसका नाम है कफ सेंटर। वैसे तो कई अलग अलग सेंटर, जैसे पेन सेप्टर, नोसिसेप्टर जिसको हम लोग बोल सकते हो, या वोमिटिंग का सेंटर है, तो अलग अलग सेंटर होते हैं। यहाँ पे फिलहाल बात करें कफ सेंटर। कफ सेंटर ने समझ लिया कि कोई चीज़ परेशान कर रही है, वो कफ सेंटर क्या करेगा? वो मैसेज भेजेगा आपके उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लंग को जिसका मसल्स का काम होता है कि आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना ताकि कफ कर सको। देखो जब आप कफ करते हो ना, खींचा सांस बाहर गया, तो ये पूरा मसल्स इनमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये काम करता है तब जब मैसेज पहुंचता है ब्रेन से आपके इस पर्टिकुलर पार्ट के मसल्स को। तो इस तरह से आप खांसने लगते हो। ये समझ में आ गया? ऐसे खांसना शुरू होता है। दूसरा है आपका नाक बंद हो जाता है। तो नाक बंद क्यों होता है? हमारे नोस्ट्राइल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल की मान लो मोटाई जो है, थिकनेस है, वो ऐसी है और ये पूरा ब्लड वेसल की चौड़ाई है। कभी कभी कई बार ऐसे इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जिक की वजह से या मौसम चेंज होने की वजह से ये जो ब्लड वेसल है इसका डायलेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब ये ब्लड वेसल फैलने लगता है। अब कोई चीज़ अपने दोनों तरफ फैलने लगेगी तो जगह सकरा तो होगा ही होगा। मान लो कि आप एक टनल में जा रहे हो, एक पुल में हो, पुल में समझ लो या ढोल में समझ लो, और आपकी साइज इतनी है जितनी है, तो आराम से निकल जा रहे हो। एज्यूम करो, कल्पना करो, ऐसा संभव है ही नहीं, फिर भी कल्पना करिए कि आपकी साइज चौड़ाई में ऐसे बढ़ती जा रही है, चौड़ाई ऐसे बढ़ती जा रही है। तो बढ़ते बढ़ते आपका जो बीच का जगह था पुल के रेस्पेक्ट में, वो तो सकरा होता जाएगा ना भैया। तो आप फैल रहे हो, फूल रहे हो, इसीलिए आपके जो स्पेस था वो कम होता जा रहा है, और स्पेस अगर कम होगा तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे जाएगा? तो ऐसे ही हमारे नाक में अगर इस तरह के ब्लड वेसल डायलेट होंगे तो जगह कम बचेगा, तो सांस के
जाने आने में दिक्कत होगी, उसी को हम ब्लॉकिंग बोलते हैं, चोकिंग बोलते हैं, कंजेशन बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब तीसरा है एलर्जी क्यों होती है। एलर्जी का सिंपल सा फंडा है, जब कभी भी आपकी बॉडी में एलर्जन आ जाएंगे तो एलर्जी हो जाएगी। एलर्जन मतलब होता है कोई भी ऐसा एजेंट जो एलर्जी कॉज कर सके। कई अलग लोगों के अलग अलग तरीके के एलर्जी होते हैं। किसी को धूल से, किसी को किसी खुशबू से, परफ्यूम मार देते हैं तो उसको छींक आने लग जाती है, किसी को एसी से, किसी को किसी पर्टिकुलर फ्रूट से, काजू से, पिस्ता से, बादाम से, किसी को दूध से भी हो जाती है। तो वो तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग डिपेंड करता है। और ऐसे कोई भी इन्फेक्शन का कॉज, एलर्जी का कॉज करने वाला एजेंट अगर हमारे बॉडी में आता है तो वो मास्ट सेल को डीग्रेनुलेट कर देता है। डीग्रेनुलेट करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा, तो मास्ट सेल के अंदर से हिस्टामिन निकलता है। हिस्टामिन का काम है एलर्जिक रिस्पॉन्स करना। ये हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे आ जाता है। रिसेप्टर पे आने के बाद आपको धीरे 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 जो सिम्टम है एलर्जी की, जो मैंने बताया आपको, वो शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से तीनों प्रॉब्लम होती है। अब ये तीनों प्रॉब्लम जब समझ में आ ही गया कि ये ऐसे ऐसे होता है प्रॉब्लम, तो ठीक करने में क्या दिक्कत है भैया। अगर छत थोड़ी सी छेद हो गई है तो पानी टपक रहा है, तो पानी टपक रहा है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो प्रॉब्लम क्या है? छेद। सॉल्यूशन क्या होगा भैया? छेद को बंद कर दो सीमेंट से, प्रॉब्लम सॉल्व। या तो पानी को वहां पर आना बंद कर दो। तो समझने के लिए जरूरी है, सॉल्यूशन के लिए जरूरी है प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो हमारा पहला ड्रग है डेक्स्ट्रोमेथोफेन, ये ही एक काम क्या करता है, जो ब्रेन से मैसेज पहुंच रहे हैं आपके लंग्स तक, मसल्स तक, जो कफ कराते हैं, इस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो सिग्नल ही नहीं आएगा तो पता ही चलेगा कि मुझे कफ करना है, और कफ करना है यही पता नहीं चलेगा तो आप कफ करोगे नहीं। बहुत सिंपल सी बात है ना। जैसे अगर कोई आपको, जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, वहां पे बैठे हो, कोई आपके घर में आपको आवाज दे रहा है, ये इधर आओ इधर आओ, अगर आपने आवाज सुना तो आप जाओगे। लेकिन अगर आवाज आप तक पहुंचने से पहले ही वो कहीं से गायब हो जाए, आवाज ही ना आए, तो फिर आप कैसे जाओगे? आप जाते तभी हो ना जब आपको आवाज आता है। वैसे ही आवाज मतलब मैसेज आता है, यहां पे भी ब्रेन से मैंने पहुंचने वाला मैसेज पहुंच नहीं पाता और वो आपका कफिंग सेंटर काम नहीं करता। दूसरा जो कॉन्स्टेंट है आपका, जो कि आपके नेजल डिकंजेशन को ब्लॉक करने के लिए, वह आपका फेनाइलेफ्रिन। ये कंजेशन को ठीक करता है। जो ब्लड वेसल हमारा फैल गया था उसको वापस से सकरा करने का काम करता है। मतलब आप जो चौड़े हो गए थे टनल में, उसको धीरे 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 पतला करने का काम करेगा, जिससे कि वो जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। अच्छा, दिमाग में मेरे तुरंत एक एग्जांपल आया, पता नहीं एग्जांपल एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो कह सकते हैं कि 35-36 कमर का होगा, ठीक ठाक। उसने अपने हिसाब से कपड़ा सिलवा लिया, नहीं थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि इजी समझ में आए। थोड़ा बड़ा अच्छा खासा कमर बड़ी है, थोड़ा मोटापा ओबेसिटी है, तो उसने अपने हिसाब से कपड़ा सिलवा लिया। अब कपड़ा सिलवा लिया, ठीक है, वो चौड़ा था इसलिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा गोलाई का बना। अगर वो व्यक्ति पतला होता जाए तो, डाइटिंग करके एक्सरसाइज करके वो पतला होता जाए तो, एकदम पतला हो जाए तो वो पैंट कैसी हो जाएगी? ढीली की टाइट? ढीली हो जाएगी ना। तो टाइट कब होगी? जब वापस से वो फैलने लगेगा। तो बस यही एग्जाम्पल है। पैंट की गोलाई को समझ लो नाक के ब्लड वेसल की चौड़ाई है, वो फैलेगा, जगह कम मिलेगी, और वो ढीला होगा, जगह आराम से मिलेगी। ऐसे तरीके से हम काम करते हैं, ये ड्रग काम करता है। तीसरा ड्रग है जो एंटीहिस्टामिन ड्रग का है, वो है आपका क्लोरफेनारामीन। ये वही काम करता है जो मैंने आपको समझा। ये हिस्टामिन को उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देता, और जब हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा तो वो अपना एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं देगा, और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये तीनों ड्रग इस तरीके से काम करते हैं। ड्रग के डोज के बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें मना किया है बताने से, और हम बताते भी नहीं। क्यों नहीं बताते वो भी तो सुन लीजिए। ये इसलिए नहीं बताते कि अगर मैं मान लो बोल दिया, एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि ये इतना 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 में लेना है, और आप बिल्कुल वीडियो देख करके लेना शुरू कर दोगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या जो मैं डोज बता रहा हूं, मैं तो अकेला डोज बता रहा हूं, इसको सुनने वाले कितने लोग होंगे? आप ही थोड़ी अकेले सुन रहे हो, वहां पे भारत में कई जगह जगह से लोग सुन रहे होंगे, और किसी के बच्चे की सर्दी खांसी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होगी, और किसी के जस्ट शुरुआत हो रही होगी। तो मान लो मैं कोई भी ऐसा डोज बोल दूं, सपोज मैंने बहुत कम डोज बोल दिया, तो जिसकी शुरुआत हो रही है उसके लिए तो बढ़िया अच्छा से काम करेगा। लेकिन जिसका शुरुआत नहीं, जिसका बढ़ने लगा है, उसका काम नहीं करेगा। फिर आके कमेंट करोगे ड्रग बकवास है, काम नहीं करेगा। उसका उल्टा देख लो, अगर मैंने जिसको सीवियर प्रॉब्लम है उसके रेस्पेक्ट में डोज बता दिया तो उसके लिए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा शुरू कर रहा था उसके लिए तो ओवर डोज जाएगा, उसको कोई ना कोई दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो आप आके यहाँ पे बोलोगे ये ड्रग बहुत दिक्कत कॉज कर रहा है। तो ड्रग का डोज बेटा कभी भी किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। और ये कैसे पता चलेगा? वो तो देख के पता चलेगा ना। जब डॉक्टर आपके बच्चे को सामने सामने देखेगा तब समझ में आएगा सीवियरिटी कितनी है, उसके हिसाब से डोज होगा। क्या आप हमेशा एक जैसा ही रोटी खाते हो, रोज एक ही जैसा रोटी खाते हो, या आपकी रोटी का खाने का क्वांटिटी आपकी भूख या सब्जी के ऊपर डिपेंड करता है? अगर बहुत तेज भूख लगी है तो क्या आप सिर्फ 2-3 में काम चला लोगे? लेकिन अगर भूख बिल्कुल नहीं लगी है तो क्या 10 आप पचा पाओगे? दैट्स डिपेंड। तो आपको में कोई रूल थोड़ी ना कि भूख लगी कितना ही खाना है, आपके खाना है भूख पे डिपेंड करती है। वैसे ही ड्रग की दवाई उसके सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बात और, ये दवाइयां देने के बाद थोड़ा सा नींद आने लगेगा बच्चों को,
तो वो घबराने की बात नहीं है। जब ड्रग के डोज दिए गए डोज के हिसाब से लोगे तो थोड़ी थोड़ी नींद रहेगी, वो कॉमन है, वो बाद में अपने आप होश में आने लगेगा, बट ओवरडोज कभी नहीं करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।